Hello students, so I'm again back with part 2 of chapter number 4, Parliamentary Government, the Union Legislature. So student, I hope you all have seen part 1. If not, do watch it. So student, till this paragraph we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with 0 hour. So student, what do you mean by 0 hour? 0 hour is the time between question hour and the beginning of rest of the day's proceeding. 0 hour का पे 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है बच्चा. व्हाट डू यू मीन बाय 0 hour या वाई 0 hour इज इम्पॉर्टेंट. तो बच्चा 0 hour कब होता है बच्चा? आपके क्वेश्चन आर खत्म होने के बाद से जो आपके रेस्ट ऑफ द डे की प्रोसीडिंग होगी उसके बीच का जो टाइम होगा उसे हम 0 hour बोलते हैं. एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज in 0 hour period, in 0 hour time, parliamentary members discuss about the issues of पब्लिक इंटरेस्ट. बेटा 0 hour में पब्लिक इंटरेस्ट के जो सब्जेक्ट होते हैं उसके ऊपर डिबेट्स होता है, उसके ऊपर डिस्कशन होता है. द 0 hour इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज डिबेट्स ओवर इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट आर हेल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर. अब यूनियन लेजिस्लेचर के इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है डिबेटिंग बिल एंड मेकिंग लॉ. बिल के ऊपर डिबेट करना और लॉज बनाना. देखो लॉज बनाना जो है वो एक इम्पॉर्टेंट काम है बच्चा हमारे लेजिस्लेचर का. लॉ मेकिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर. हमारे जो पार्लियामेंट है वो न्यू लॉज बनाती है, चेंज द एग्जिस्टिंग वन. कुछ तो बिल्कुल न्यू बनाएगी जो अभी तक नहीं एग्जिस्ट कर रहा था या जिस पे अभी तक हमने सोचा नहीं था उसके लिए लॉज बनाएगी. कई बार जो हमारे एग्जिस्टिंग वंस हैं उनको चेंज करेगी और कई बार जो बने हुए हैं उन्हें ख़त्म भी कर दिया जाता है. ठीक है बात. दे कैन मेक न्यू लॉ, दे कैन चेंज द एग्जिस्टिंग वन एंड दे कैन रिमूव. अगर उन्हें लगता है कि किसी चीज़ को अब हटा देने का सही टाइम है तो उसे हटा भी वो सकते हैं. A proposal to pass a new law or to change an existing one is called bill. अगर आप कोई न्यू लॉ लेके आना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग में कोई चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? अ प्रपोज़ल. उसके लिए एक प्रपोज़ल लाना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं बिल. एक प्रपोज़ल होता है जिसे पास कराना पड़ता है वेन एवर यू आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू लॉ और यू आर चेंजिंग द एग्जिस्टिंग वन एंड दैट इज़ कॉल्ड बिल. उस प्रपोज़ल को हम क्या बोलते हैं? बिल. A bill become a law after going through the following stages. एक बिल लॉ बन जाएगा बहुत सारी स्टेजेस क्रॉस करने के बाद. A bill become law after going through following stages. पहले क्या होगा बच्चा? फर्स्ट रीडिंग होगी जिसे हम इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं. जो बिल होगा वो पहले रीड किया जाएगा पार्लियामेंट में. When a member of the house introduce it, जब भी मेंबर उसे इंट्रोड्यूस करेगा तो उसे पढ़ेगा. जितने भी मेंबर्स होंगे उन्हें उसकी कॉपी दे दी जाएगी. जैसे आप सब लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबके पास कॉपी दे दी जाएगी और उसको अच्छी तरह पढ़ा जाएगा पार्लियामेंट में. द मेंबर हु इंट्रोड्यूस द बिल देन एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द बिल. फिर बच्चा जो भी पर्सन है, जो भी पार्लियामेंट्री मेंबर है जो उस बिल को इंट्रोड्यूस कर रहा है वो पर्पस बताएगा कि भैया क्यों मैं इस बिल को लेके आ रहा हूँ. इसके बाद होगी सेकेंड रीडिंग. सेकेंड रीडिंग में क्या होता है बच्चा? इस स्टेज में जो बिल होता है उसको डिस्कस किया जाता है थोरोली एंड मेंबर्स सजेस्ट पॉसिबल चेंजेस. इस जो पर्टिकुलर सेकेंड रीडिंग में क्या होगा बच्चा? आप उस बिल के ऊपर डिस्कशन करेंगे, थॉरो डिस्कशन होगा और डिस्कशन के बाद अगर किसी मेंबर को लगता है कि इसमें ये चेंज होना चाहिए, वो चेंज होना चाहिए, ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, इज़ ऑल डिस्कस्ड इन सेकेंड रीडिंग. सबका डिस्कशन होगा, तो सबको डिस्कस किया गया है. अभी तक भी जितने भी बिल आए हैं उन सब में पहले सेकेंड राउंड में क्या ही होता है बच्चा? डिस्कस किया जाता है कि ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, नहीं है, इसमें चेंज कर देंगे तो ये अच्छा हो जाएगा या किसी चेंज की रिक्वायरमेंट है या नहीं भी है. तो सेकेंड रीडिंग में डिस्कशन होगा थॉरोली. सारे मेंबर्स अपने पॉसिबल चेंजेस उसके ऊपर बता सकते हैं. फर्स्ट रीडिंग फिर से मैं बताना चाहूँगी बच्चा, जो भी मेंबर उस बिल को इंट्रोड्यूस करेगा वो अपना पर्पस एक्सप्लेन करेगा. सबको बिल की कॉपी मिल जाएंगी, है ना, और बिल को रीड किया जाएगा. सेकेंड रीडिंग में क्या होगा? अभी आपने बिल रीड कर लिया, रीडिंग इज़ डन. अब उसके ऊपर क्या होगा बच्चा? डिस्कशन, डिबेट होंगे. तो सेकेंड राउंड में डिस्कशंस होंगे. ठीक है, थॉरली मेंबर डिस्कस करेंगे और अगर कोई चेंज होगा तो उसकी बात करेंगे.
अब थर्ड रीडिंग पे आते हैं। तो थर्ड रीडिंग में क्या होता है बच्चा, द बिल इज़ ड्राफ्टेड अगेन आफ्टर मेकिंग सुटेबल चेंजेस। अगर सेकेंड रीडिंग के टाइम में उसमें कोई भी चेंजेस आया होगा, जितने भी पॉसिबल चेंज डिस्कस किए होंगे, अगर उसमें से कुछ अच्छे लगे होंगे उस बिल में इंट्रोड्यूस करने किए होंगे, तो फिर से बिल को ड्राफ्ट करना पड़ेगा कि अब इसमें ये भी ऐड करना है, ये भी ऐड करना है। तो पहला थर्ड स्टेज में पहला काम होगा कि बिल को फिर से ड्राफ्ट करो। सेकंड होगा, आफ्टर इट गेट्स इट्स फाइनल फॉर्म इट इज़ प्रेजेंटेड एंड पुट टू वोट। जैसे ही वो फाइनल फॉर्म में आ जाएगा उसके ऊपर क्या होगी बच्चा, वोटिंग। अगर मेजॉरिटी मेंबर उस बिल के फेवर में वोट करेंगे तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। अगर वो पास हो गया तो दूसरे हाउस में भेज दिया जाएगा, वेयर इट गोज थ्रू द सेम प्रोसीजर, वहाँ पर भी सेम प्रोसीजर होगी, तीनों रीडिंग वगैरह होंगी, फिर वोटिंग होगी। अगर वहाँ से भी पास हो जाएगा तो वो किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। पहले एक हाउस के पास गया, वो लोकसभा राज्यसभा कुछ भी हो सकता है, फिर वो बी के पास जाएगा, फिर बी के पास जाने के बाद वो कहाँ पहुँचेगा, प्रेसिडेंट। यहाँ पर ए भी क्यों लिखा है, क्योंकि राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है बिल और लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। एक हाउस से पास होकर दूसरे हाउस पहुँचेगा, दूसरे हाउस से पास हो गया तो वो पहुँचेगा प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए। ठीक है बात, चलें। चलो, तो जो बिल होगा वो दूसरे हाउस में भेज दिया जाएगा जहाँ पर सेम प्रोसीजर अडॉप्ट होगी। अगर पास हो जाता है तो वो प्रेसिडेंट के पास पहुँचाया जाएगा अप्रूवल के लिए। जो सेकंड हाउस होता है वो कई बार बिल को अपने पास रख लेता है या उसके ऊपर कुछ सजेशंस भी देता है। अगर ये सजेशंस, इफ़ दी सजेशन आर अनएक्सेप्टेबल टू फर्स्ट हाउस द प्रेसिडेंट समन अ जॉइंट मीटिंग। फर्स्ट हाउस से वो सेकंड हाउस में बिल पहुंच गया, सेकंड हाउस ने बोला कि भैया हमें ये सजेशंस देने हैं, इस बिल में ये चेंज होना चाहिए, और ये जो चेंजेस हैं ये फर्स्ट हाउस को नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं तुम सेकंड हाउस तुम कोई सजेशन मत दो, हमें नहीं चाहिए, हम नहीं लेंगे। तो इस कंडीशन में प्रेसिडेंट कॉल कर सकता है, समन कर सकता है, बुला सकता है जॉइंट सेशन को, ठीक है, दोनों हाउस के। इफ़ द बिल इज़ पास्ड बाय द जॉइंट सेशन इट इज़ सेंट फॉर प्रेसिडेंट असेंट। अगर वो दोनों अगर जॉइंट सेशन में पास हो जाता है तो वो किसके पास चला जाएगा बच्चा, प्रेसिडेंट के पास, असेंट के लिए। अब स्टूडेंट प्रेसिडेंट के पास भी पावर होती है, या तो वो उसके ऊपर साइन कर देगा या उसको वापस भी भेज सकता है अपने सजेशंस के साथ। तो प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज़ अ पावर टू साइन इट और सेंड इट बैक फॉर सजेशंस। Parliament then returned the bill to the president with or without the suggested changes. Yes, now Parliament has more power as compared to president. It can entertain the suggestions given by president or not. ठीक है, कई बार प्रेसिडेंट के पास वो बिल वापस भेजेगी चेंजेस करने के बाद, और कई बार बिना चेंज किए भी। When the bill so returned, अगर बिल रिटर्न आ गया, भले वो चेंज के साथ आए या ना आए, प्रेसिडेंट को अब उसके ऊपर साइन करना ही पड़ेगा। द बिल व्हेन साइन बाय प्रेसिडेंट बिकम अ लॉ। जैसे प्रेसिडेंट ने साइन किए वो क्या बन जाएगा बच्चा, लॉ। हैंस फोर्थ इट इज कॉल्ड एक्ट, और फिर हम उसे क्या बोलेंगे बच्चा, एक्ट। ठीक है, तो बिल से बना लॉ, लॉ एक्ट। लॉ मेकिंग पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, लॉ मेकिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है बच्चा हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, हैज़ डिवाइडेड लॉ मेकिंग पावर बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। देखो, लॉ बनाने की जो पावर है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने ही पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में डिवाइड कर दी है कि पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल लेवल, लोकसभा राज्यसभा भी लॉ बना सकती हैं और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है। पार्लियामेंट अलोन मेक्स लॉ ऑन सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। पार्लियामेंट अकेले किसके लिए एक पद बनाएगी बेटा, लॉज नेशनल इंपॉर्टेंट के सब्जेक्ट के लिए, जो कि यूनियन लिस्ट में मेंशन होंगे। हम एक फेडरल कंट्री हैं, इंडिया कैसी कंट्री बच्चा, एक फेडरल कंट्री है जहाँ पर जो पावर है वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड है। सेंटर की जितनी भी, सेंटर जहाँ जहाँ काम करेगी, मतलब जिस जिस पर्टिकुलर एरिया में काम करेगी, वो किस में रिटर्न है, यूनियन लिस्ट में। जैसे फॉरेन अफेयर्स हो गया, डिफेंस हो गया, है ना, तो इनके लिए जितना भी काम है वो कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो किस में लिखा गया, यूनियन लिस्ट में। ऐसे ही एक स्टेट लिस्ट भी है जिसमें बहुत सारे मैटर्स लिखे गए हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, जैसे एग्रीकल्चर, इनके ऊपर जो भी नियम बनेगा वो कौन बनाएगी, स्टेट। ठीक है बात। फॉरेन अफेयर्स के ऊपर जो भी नियम बनाएगी वो कौन बनाएगी, सेंटर। यूनियन लिस्ट, दिस सब्जेक्ट इंक्लूड, अब यूनियन लिस्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं बच्चा, डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस, बैंकिंग, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रेलवेज, एयरवेज, शिपिंग। रेलवेज, एयरवेज, शिपिंग, बैंकिंग, फॉरेन रिलेशन, डिफेंस, ये सब
अच्छा, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये सब आपको मिलेगा यूनियन लिस्ट में। इनके ऊपर जो भी लॉज हैं वो कौन बनाएगी बच्चा? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट है वो लॉज बना सकता है उन सब्जेक्ट के ऊपर भी जो कॉन्करेंट लिस्ट में लिखे गए हैं। अच्छा देखो अच्छा बाद में पढ़ते हैं उसको। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन कॉन्करेंट लिस्ट। इट शेयर्स दिस पावर विद स्टेट लेजिस्लेचर। पर इनकी जो पावर है, इनकी पावर नहीं, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों लोग काम कर सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर भी काम कर सकता है और सेंट्रल भी काम कर सकता है। कुछ सब्जेक्ट हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में है, जैसे मैरिज, डाइवोर्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्रीज। तो इनके ऊपर स्टेट भी काम कर सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर सकती है। ठीक है, दोनों इसके लिए लॉज बना सकते हैं। अब जो पार्लियामेंट है कैन मेक लॉज इवन ऑन सब्जेक्ट मेंशन इन स्टेट लिस्ट इफ़ राज्यसभा पासेस। कई बार स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उनमें भी लॉस बनाए जा सकते हैं। किसके द्वारा? पार्लियामेंट द्वारा। इवन पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट विच इज़ मेंशन्ड इन स्टेट लिस्ट। जबकि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे काम कौन करेगा? हमारे स्टेट लेजिस्लेचर। पर उन पे भी लॉज बनाने का काम कर सकती है हमारी पार्लियामेंट। अगर राज्यसभा से रिजोल्यूशन पास हो जाए इस पर्टिकुलर मैटर में कि भैया किसी पर्टिकुलर के लिए जो स्टेट का मैटर था पर उस पर भी सेंटर काम कर सकती है, पर राज्यसभा से पास होना चाहिए, रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। नहीं तो जितने भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ है, लॉ एंड ऑर्डर है, एग्रीकल्चर है, इन सब पे कौन ही लॉज बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर। पर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, व्हेन राज्यसभा पास द रेजोल्यूशन, इट कैन ऑल्सो बी मेड बाय सेंटर। Now controlling the government finances. Controlling the government's finances. हर साल बेटा हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो अपना बजट बनाती है, जिसे हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको किसके सामने रखती है? प्रस्तुत करती है पार्लियामेंट के सामने। एवरी ईयर आवर गवर्नमेंट इज मेकिंग बजट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड कीपिंग इट बिफोर द पार्लियामेंट। जो बजट होता है वो बताता है गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेड इनकम को और उनके प्लान्ड एक्सपेंडिचर को, कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा और वो उसे कहाँ कैसे खर्च करेगी। प्लानिंग उसकी खर्च करने की वो सब उस बजट में होती है। बिसाइड्स द बजट द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस फाइनेंस बिल। बजट के साथ वो क्या भी इंट्रोड्यूस करती है बच्चा? फाइनेंस बिल। ये जो बिल होता है उसमें प्रपोजल्स होते हैं न्यू टैक्स के लिए, जो चेंजेस होते हैं एग्जिस्टिंग टैक्स में, वो सब। कई बार बच्चा हमारी जो गवर्नमेंट होती है उनके जो प्लान्ड एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन्हें लगता है कि हम कुछ क्या न्यू टैक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसके लिए जो बिल आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? फाइनेंस बिल। इफ़ दिस प्रपोजल फेल टू गेट द पार्लियामेंट अप्रूवल द गवर्नमेंट हैज़ टू रिज़ाइन। पर अगर ये जो प्रपोज़ल हैं इन्हें प्रॉपर पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ेगा। बच्चा आई बात समझ में? इफ़ दीज प्रपोजल फेल टू गेट द पार्लियामेंट अप्रूवल द गवर्नमेंट हैज़ टू रिज़ाइन। कीपिंग द मिनिस्टर्स अकाउंटेबल। बेटा वो मिनिस्टर जो गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं वो पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल हैं। द मिनिस्टर हु रन द गवर्नमेंट आर अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट के लिए प्रॉपरली आंसरेबल हैं। कौन? हमारे मिनिस्टर्स। जितने भी एमपी हैं उनके पास राइट है कि वो डिबेट करें, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करें, क्वेश्चन पूछ लें मिनिस्टर्स से, है ना, अबाउट द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर बैठे होते हैं बच्चा, भले वो अपोजिशन वाला हो या उनकी खुद की पार्टी का हो, ठीक है, अपोजिशन को पूरा राइट होता है, कोएलिशन पार्टनर का पूरा राइट होता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर जब भी डिबेट हो, डिस्कशन हो, तो वो उससे क्वेश्चन रेज कर सके। अगर जो मिनिस्टर है, कंसर्न मिनिस्टर है, वो एमपी को सेटिस्फाई नहीं करता अपने आंसर से, तो जो लोकसभा होती है वो नो कॉन्फिडेंस का वोट भी पास कर सकती है अगेंस्ट द मिनिस्टर। आई बात समझ में? तो बच्चा जो वो मिनिस्टर जो गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं वो अकाउंटेबल है पार्लियामेंट के लिए। जो एमपीज़ हैं उनके पास पूरा राइट है डिबेट करने का, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करने का, मिनिस्टर्स को क्वेश्चन करने का। ठीक है, अगर ये मेंबर्स फेल होते हैं अपने जो एमपी की क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने में, या कोई एमपी उनके आंसर से सेटिस्फाई नहीं होता, सॉरी, अगर कोई एमपी
बोल दे कि नहीं भैया मुझे तो आपका आंसर नहीं जम रहा, मुझे आपकी कही हुई बातें समझ में नहीं आ रही हैं, मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ इस बात से, तो जो लोकसभा होती है वो पास कर सकती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द मिनिस्टर्स। ठीक है, द गवर्नमेंट देन हैज़ टू रिज़ाइन, और फिर भी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा बच्चा, रिज़ाइन करना पड़ेगा। रिमूविंग हाई ऑफिशियल्स, जो पार्लियामेंट होती है बच्चा, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा प्रॉपर प्रोसीजर मेंशनड है जिसको हम बोलते हैं इम्पीच, रिमूव द ऑफिस, इम्पीच मीन्स रिमूव द ऑफिस। तो पार्लियामेंट में पूरा प्रोसीजर मेंशनड है, हमारे पार्लियामेंट में नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा प्रोसीजर मेंशनड है कि किस तरीके से हम किसी को इम्पीच कर सकते हैं, हाई ऑफिशियल पोजीशंस के लोगों को हटा सकते हैं, उनके ऑफिस से रिमूव कर सकते हैं। वो हाई ऑफिशियल पोजीशन कौन सी हो सकती है बच्चा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है बात, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। नेक्स्ट, अप्रूविंग अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट का मतलब होता है बच्चा चेंजेस, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस हो रहे हैं उन्हें भी अप्रूव कौन ही करता है बच्चा, पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट बच्चा, अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार करना, चेंज करना, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना पॉसिबल ही नहीं है। ये जो अमेंडमेंट होते हैं बच्चा यूजुअली कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू बी अप्रूव बाय 2/3 ऑफ मेजोरिटी, जब तक 2/3 ऑफ मेजोरिटी अप्रूव नहीं कर देगी किसी चेंज के लिए तब तक कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज नहीं होगा, और वो भी एक हाउस से नहीं, दोनों हाउस से। Both the houses of parliament if passed any change by 2/3 majority, then only that amendment can be done in constitution. Approving policies towards other countries, अच्छा जितनी भी ट्रीटीज़ हैं, ट्रेड एग्रीमेंट है, जितने भी हम अदर कंट्रीज़ के साथ कर रहे हैं उन्हें भी पहले पार्लियामेंट में अप्रूव कराना पड़ेगा। द पार्लियामेंट्स कंसेंट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर डिक्लेयरिंग अ वॉर, अगर आपको वॉर लड़ना भी है तो भी पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी भाई। ठीक, कोई बात, चलें आगे। अब हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है, राज्यसभा इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है। ऐसे टेबुलर फॉर्म में बना के आना, यहाँ लिखना लोकसभा, यहाँ लिखना राज्यसभा। ठीक हुई बात। तो लोकसभा को क्या बोलोगे, डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल, इनडायरेक्टली इलेक्टेड पीपल। लोकसभा इज़ द बॉडी ऑफ डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल, राज्यसभा इज़ द बॉडी ऑफ इनडायरेक्टली इलेक्टेड पीपल। सेकेंड आप लिखेंगे लोकसभा कैन पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द मिनिस्टर, द राज्यसभा कैन नॉट। लोकसभा में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो सकता है पर वो राज्यसभा में नहीं हो सकता। लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकती। ये परमानेंट हाउस है, ये एक परमानेंट हाउस है, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जो कभी डिसॉल्व नहीं होगा, पर लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। और भी चेंजेस हैं मेंबर्स को लेके, आप बता सकते हो कि यहाँ 552 मेंबर्स होते हैं, 550 मेंबर्स होते हैं, यहाँ पर 552 मेंबर्स होते हैं, यहाँ 250 मेंबर्स होते हैं, यहाँ 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, यहाँ सिर्फ 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे एंग्लो इंडियन, जिनको भी 2020 के बाद इनकी भी सीट्स को हटा दिया है, मतलब इस रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया है। ऐसे और भी बहुत सारे चेंजेस हैं जो आप लिख सकते हैं। द गवर्नमेंट इन एक्शन, ट्रांसलेशन ऑफ फेल्ट नीड्स इनटू लॉज, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है बेटा गवर्नमेंट का कि वो लॉ बनाए, उन्हें इफेक्ट में लेके आए। जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है विच इज़ रन बाय द पीपल रिप्रेजेंटेटिव, हमारी जो इंडिया है बच्चा वो एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है बच्चा, हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव जाके हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं। तो जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है जहाँ पर अल्टीमेटली लोग ही रूल कर रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, मस्ट मेक लॉ दैट मीट द नीड्स ऑफ द पीपल, वहाँ पर ऐसे लॉ ज़रूर बनने चाहिए जो लोगों की नीड हो, रिक्वायरमेंट हो। बच्चा जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तभी हम लोगों ने ये जान लिया था कि अगर आपको एक कंट्री को प्रॉपरली रन करना है तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए अमंग द पीपल। देर वॉज ऑल्सो अ नीड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़, इनइक्वालिटीज़ ख़त्म होना चाहिए, स्टेटस की जो इनइक्वालिटीज़ है वो ख़त्म हो, अपॉर्चुनिटी सोसाइटी में सबके लिए अवेलेबल हो। और कॉन्स्टिट्यूशन देयर फॉर प्रोवाइडेड, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए हैं द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, क्या प्रोवाइड किए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज गाइडलाइन फॉर ट्रांसलेशन ऑफ दिस नीड्स इनटू लॉ, जो भी नीड्स हैं उनको लॉज में बदलने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं।
बहुत सारी चीज़ें जो कहाँ पर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इन फ्यूचर वो कहाँ आ जाएंगी बच्चा, हमारे फंडामेंटल राइट्स में आ सकती हैं। मेनी ऑफ दीज गाइडलाइंस हैव इन फैक्ट ट्रांसलेटेड इनटू लॉ। बहुत सारी गाइडलाइंस के ऊपर तो लॉ बन भी गए हैं, राइट्स आ गए हैं, और आगे भी जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो धीरे धीरे करके सारे लॉज उनके ऊपर भी बना दिए जाएंगे। पीपल्स रोल इन डिमांडिंग लॉ बच्चा, हम लोग कैसे डिमांड कर सकते हैं लॉ की, तो कर सकते हैं। आप लोगों ने कितनी बार देखा होगा कि जो हमारी वीमेन है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर उन लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किए, जब मिल गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए प्रोटेस्ट किया, मिल गया। फिर अभी निर्भया के बाद जो कैंडल मार्च वगैरह किया था उससे भी बहुत सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह, मतलब जो भी कुछ चेंजेस हुए हैं वो होते हैं। तो हम भी डिमांड कर सकते हैं लॉज के लिए। अगर गवर्नमेंट लॉ नहीं बना पाती है जो लोगों की नीड को सेटिस्फाई करें, तो ये लोगों का कर्तव्य है, ड्यूटी है कि वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाए कि भाई आप हमारे लिए अच्छे अच्छे नियम कानून बनाओ। द पीपल कैन प्लेस देयर डिमांड बिफोर द गवर्नमेंट थ्रू एजेंसीज सच एज लेबर यूनियन, पॉलिटिकल पार्टीज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें हम NGOs भी बोलते हैं। तो बेटा इफ़ यू आर नॉट एबल टू टॉक टू योर रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली, यू आर नॉट एबल टू मीट एनी ऑफ द मिनिस्टर्स, so do one thing, you can put your demand in front of labor unions, political parties and non-governmental organizations. They will put forward your demand. One example of translation of field into field need sorry one example of the translation of felt need into law through people struggle is the passing of Protection of Women फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये जो पूरा के पूरा लॉ आया है प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये लोगों की डिमांड पे आया है। वीमेन ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद ही ये लॉ बन पाया है। लेट अस सी हाउ दिस एक्ट वॉज पास्ड। हम लोग देखते हैं ये एक्ट कैसे पास हुआ बच्चा। कौन सा एक्ट की बात करें, पहली बात तो हम बात करें प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, हम इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर वीमेन को प्रोटेक्शन दे रहे हैं अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। अब इसने डिफाइन किया डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, एंड सीक्स टू प्रोटेक्ट वीमेन फ्रॉम इट। पहली बात तो इस एक्ट ने बता दिया कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या क्या करोगे आप, तो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आएगा, कैसे वीमेन को प्रोटेक्ट करना है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग बच्चा वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं, भले वो वायलेंस हो, हरासमेंट हो, एक्सप्लॉयटेशन हो, फिजिकल हो या मेंटल हो, वर्बल हो, इमोशनल और फाइनेंशियल हो। ठीक है, वायलेंस, हरासमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन भले फिजिकल हो, मेंटल हो, वर्बल हो, इमोशनल हो या फाइनेंशियल हो। कई बार हम लोग देखते हैं कि हस्बैंड्स अपनी वाइफ को प्रॉपर फंड प्रोवाइड नहीं करते, मतलब प्रॉपर पैसा नहीं देते हैं उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए। कई बार उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, कई बार उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जाता है, तो ये उन्हें मारा पीटा जाता है। तो ये सब किसके अंदर आएगा बच्चा, अब उन्होंने बोल दिया है गवर्नमेंट ने अकॉर्डिंग टू 2005 एक्ट कि भाई ये सब काय के अंदर आएगा, डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आएगा। विद इन द हाउस होल्ड, कि ये जो सारी चीज़ें हाउस होल्ड के अंदर होंगी। अब ये किसके अंदर आ रही बच्चा, डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आ रही। दैट ऑल्सो गिव्स द विक्टिम द राइट नॉट टू बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस एंड राइट टू गेट पेमेंट फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस एंड फॉर द लॉसेस सफर्ड। बच्चा इस एक्ट में ये भी बात कही गई है बहुत अच्छे से कि विक्टिम को पूरा राइट है कि उसे घर से बाहर नहीं निकाला जाएगा, वो उसी घर में रहेगा। उसे जितनी भी प्रॉब्लम हुई है, जो भी लॉस उसने सफ़र किया है इस डोमेस्टिक वायलेंस से, उसके अगेंस्ट में उसको पेमेंट भी मिलेगी। जैसे सपोज़ करो मुझे कहीं पे मेरे हस्बैंड ने पिटाई की या किसी की भी पिटाई की, नहीं किसी की भी क्यों, डोमेस्टिक वायलेंस में मतलब मेरी ही की, और मुझे कहीं ज़ोर से चोट लग गई, तो मैं चाहूँगी तो मुझे जितना भी जो भी लॉस हुआ है उसके लिए भी पेमेंट होगा, प्लस मुझे मेरे घर से कोई नहीं निकाल सकता बेटा। और ये अभी आप लोगों को सुन के हंसी आ रही होगी, मैडम ऐसे कैसे बोल सकती है कि मेरी पिटाई होगी, पर बच्चा ये हर थर्ड हाउस की कॉमन बात थी, जहाँ जो मेल मेंबर थे वो फीमेल मेंबर को डोमिनेट करते थे। ठीक है, उन्हें तरह तरह से हरास करते थे, उन्हें टॉर्चर करते थे, और जो हमारी वीमेन होती थी वो चुपचाप सब कुछ सहन करती थी। पर अब बहुत हुआ, अब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आ गया है, आप कंप्लेन कर सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने वीमेंस वेलफेयर के लिए काम करते थे, लॉन्ग टाइम से उन्हें इस लॉ की नीड लग रही थी, और फाइनली ये पास होता है। अब सोचो स्टूडेंट 1990 से कैंपेनिंग स्टार्ट हो गई थी अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, पर वो बना कब, 2005 में। हद नहीं है, 15 साल में बना पाए। चलो, जो लॉयर्स थे कलेक्टिव
लॉयर्स कलेक्टिव, अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट, सोशल एक्टिविटीज़। कितने लोगों का हाथ था इसमें बेटा? देखो, जो लॉयर कलेक्टिव थे मतलब एक ग्रुप था लॉयर्स का, स्टूडेंट्स थे, लॉ के स्टूडेंट थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, वो वर्कर्स जो सोशल चेंज के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने एक बिल ड्राफ्ट किया फॉर चेकिंग डोमेस्टिक वायलेंस। ये जो बिल था उसे मॉडिफाइड किया गया डिस्कशन के बाद, फिर उसे रिप्रेजेंट किया गया डिस्कशंस विथ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रोमिनेंट वीमेन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो बिल था बहुत सारे डिस्कशन, किससे डिस्कशन के बाद बचा? रिप्रेजेंटेटिव से डिस्कशन के बाद, गवर्नमेंट प्रोमिनेंट वीमेन ग्रुप से डिस्कशन के बाद उसे इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में। फिर ये पास हुआ अगस्त 2005 में और इफेक्ट में आया 2006 से। 1990 से इसके लिए बात होनी चालू हो गई, 2005 में ये पास हो गया और 6 में ये इफेक्ट में आया। इस लॉ के इम्प्लीकेशंस क्या थी बच्चों? जो ये जो लॉ था, the making of law by the legislature is ineffective if the executive does not take strict steps to give effect to the law। बच्चा, ये जो लॉज हैं इनके अगेंस्ट में आप कैसा, सॉरी, ये जितने भी लॉ हैं आप कितने ही स्ट्रिक्ट बना दो, पर जब तक ये किसी काम के नहीं है, जब तक इनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ना हो, ठीक है। अब जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ही बन गया है, अगर ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो इस लॉ के बनने का कोई मतलब है नहीं है। However, in doing so, executive must remember that the purpose of law is to benefit the society, not to crush it। ये लॉ बनाने का पर्पस ये था कि हम सोसाइटी को बेनिफिट करें, ना कि इसको क्रश करें। जो पीपल हैं उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ इन लॉज को इफेक्टिवली फॉलो करवाने में। लोगों का राइट है कि वो लॉज को क्रिटिसाइज़ करें, जो अनफेयर हैं वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं इनके खिलाफ में। जो गवर्नमेंट है वो चेंज लाने की बात भी कर सकती है। म्यूनसिपल लॉज अगेंस्ट स्ट्रीट वेंडिंग आर ऑफन क्रिटिसाइज। कई बार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऐसे लॉज लेके आती है कि वो स्ट्रीट वेंडर्स को क्रिटिसाइज़ करती है, स्ट्रीट वेंडर्स को परेशान करती है, और ऐसे लॉज हमेशा क्रिटिसाइज़ किए जाते हैं। फिर से मैं बोलूँगी, कई बार जो हमारी नगर पालिका या नगर निगम में कुछ ऐसे लॉज ले आती है जिससे हमारे स्ट्रीट वेंडर बहुत परेशान होते हैं, तो ऐसे लॉज को हमेशा क्रिटिसिज्म मिलता है। ये जो लॉज हैं ये लोगों की हेल्प के लिए होनी चाहिए, है ना। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्ट्रीट कंजेशन को तो आप ठीक कर दे रहे हो, पर उन लोगों की रोज़ी रोटी लाइवलीहुड का क्या होगा बेटा, जो वहीं से अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रहे थे। तो हम बोल रहे हैं कि हाँ, ये जो लॉ बनाया म्यूनसिपल लॉज, ये अच्छा था, इसने स्ट्रीट कंजेशन को ख़त्म किया है, हाइजीन को इम्प्रूव किया, पर वहीं कहीं ना कहीं इसने कुछ लोगों को डिप्राइव नहीं किया कि उनकी लाइवलीहुड से डिप्राइव कर दिया। फिर कहीं ना कहीं हम जैसे लोग जो इनसे कुछ ना कुछ ख़रीद लेते थे, जो हमारे यूज़ का था, हम भी परेशान हैं, और अब इन लोगों का लाइवलीहुड भी ख़त्म हो गया है। तो कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं, कुछ लॉज ऐसे भी होते हैं जिनको भयंकर क्रिटिसिज्म मिलता है। अब म्यूनसिपाल्टी का रोड को क्लीन करवाना, वहाँ से वेंडर्स को हटाना, स्ट्रीट वेंडर्स को हटाना, ये अच्छी बात है। हाइजीन इम्प्रूव होगा, प्रॉपर प्लेस मिलेगी लोगों को आने जाने के लिए, पर यहीं पर उन लोगों की लाइवलीहुड भी ख़त्म हो जाएगी। So student, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.